Hello everyone, today we are going to read Chapter 3 Mindful Eating, a Path to a Healthy Body of Class 6 NCERT Science Textbook Curiosity. Let's start. Chapter 3 Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. Mindful eating means सोच समझ कर खाना. जागरूक होकर जब हम कुछ खाते हैं उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग. अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी मीन्स हमारी बॉडी हेल्दी रहे इसका एक रास्ता है, दैट इज माइंडफुल ईटिंग. अगर हम ध्यान से सोच समझ के खाएं कि हमें क्या खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, अगर हम ऐसे जागरूक होकर खाएं तो हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी. तो चैप्टर शुरू होता है संस्कृत के एक श्लोक से. रूप कोरूप कोरूक हितभूक मितभूक ऋतुभूक. क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज हेल्दी? हेल्दी कौन है? कौन ऐसा इंसान है जो हेल्दी है, स्वस्थ है? उसका आंसर है हितभूक. हितभूक मीन्स जो ऐसा इंसान जो होलसम खाता हो. होलसम मीन्स सारी तरीके की चीजें, एक ही तरीके जो उसका फेवरेट है वही ना खाता हो, सब कुछ हो उसके खाने में. लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मितभूक होना चाहिए. मितभूक मीन्स मॉडरेट क्वांटिटी में खाना चाहिए, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा. अगर हम मॉडरेट क्वांटिटी में खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है. द लास्ट वन इज ऋतुभूक. ऋतुभूक मीन्स अप्रोप्रिएट हो उस सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और उस प्लेस के हिसाब से जहाँ हम रहते हैं. अभी हम रह रहे हैं के हिसाब से टाइम क्या है, सीजन क्या है, मतलब सीजनल चीजें खानी चाहिए जो उसी की इंडिजिनस क्रॉप्स है, जो उस प्लेस में उगाई जाती हैं, कहीं से कुछ इम्पोर्टेड नहीं है, उसी प्लेस में उगाई जाने वाली, उसी टाइम के अकॉर्डिंग और उसी सीजन में जो उगती हैं उनको अगर हम खाएं तो हम हेल्दी रहेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. थॉट ऑफ द डे आपको यहाँ बोर्ड में दिख रहा है. अन्नेन जतानी जीवंती. अन्नेन जतानी जीवंती मीन्स अन्न से ही, अन्न की वजह से ही हमारा जन्म हुआ है और अन्न की वजह से ही हम यहाँ जीते हैं. मतलब जो हमारा सर्वाइवल है, वो रीजन है, वो अन्न है. मेदू एंड मिस्टी रेड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. स्कूल के नोटिस बोर्ड पे थॉट लिखा हुआ है, वो हर डे एवरी डे वो थॉट पढ़ते हैं. टुडेज थॉट अन्नेन जतानी जीवंती मेक देम क्यूरियस. आज के थॉट ने उनको क्यूरियस किया कि ये क्या मतलब है इसका. मिस्टी टेल्स मधु दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग which means food gives life to living beings. मिस्टी उसको उसका मतलब बताती है. अन्नेन जतानी जीवंती मीन्स फूड है जो सभी लिविंग बीइंग को लाइफ देता है, मतलब फूड की वजह से हम सबका अस्तित्व यहाँ पे है. Let's try to understand the significance of this saying. सिग्निफिकेंस क्या है इस कहावत का, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में. 3.1 What do we eat? हम क्या खाते हैं. अगर आप कभी सोचे कि हम क्या क्या चीजें खाते हैं, इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है, रिकॉर्ड करनी है कुछ चीजें. ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे. हम डेली फूड खाते हैं. फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट. फूड हमारे लिए इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए. लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1. आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पे आपको लिस्ट करनी है वो सारी चीजें जो आपने इस वीक में खाई हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने 7 डेज जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आपने क्या क्या खाया, आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है फूड आइटम्स की. फूड आइटम्स की लिस्ट 7 डेज की बनानी है. व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1. ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया इस टेबल में, इससे आपके क्या ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया. डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वेराई. आप क्या एक ही तरीके का खाना खाते हैं हर मील में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और सारे डे क्या एक ही खाना खाते हैं, या आपकी चॉइस वेराई करती है, डिफरेंट है, आप अलग अलग खाना खाते हैं. कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स. और आपके फ्रेंड्स की क्या ईटिंग हैबिट्स है, आप उससे कंपेयर करिए. फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. आप और आपके फ्रेंड्स जो खाना खाते हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, एक जैसी क्या चीजें हैं और डिफरेंट क्या चीजें हैं. व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या पता किया. रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक. आप अपने फाइंडिंग्स को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए. यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. आप ये नोटिस करेंगे कि आप और आपके फ्रेंड में बहुत ज्यादा चीजें ना डिफरेंट होंगी. डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ योर कंट्री. तो ये जो डाइवर्सिटी है जो आपके खाने में है, आप कभी दाल खा रहे हैं, कभी हलवा खा रहे हैं, कभी साग खा रहे हैं, कभी कुछ ब्रेड खा रहे हैं, कभी कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं,
तो ये जो डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी जो डिफरेंट चीजें आप खा रहे हैं, क्या ये हमारे कंट्री के सभी स्टेट्स में है? Different reasons. Let us explore. Find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India. अब आपको पता करना है कि अलग अलग स्टेट में ट्रेडिशनल फूड क्या है और जो क्रॉप्स वहां है वो क्या उगाई जाती हैं। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी की बुक्स की सहायता ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि कौन से स्टेट में क्या ट्रेडिशनली लोग खाते हैं और क्या उगाते हैं, इसके लिए आप फैमिली फ्रेंड्स नेबर में या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। 3.2 Add more states and fill the collected data. A few examples are already given. ये जो डेटा आपको कलेक्ट करना है उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर के 3 एग्जाम्पल्स हैं आपको। जैसे आप देखेंगे पंजाब में लोकली ग्रोन क्रॉप्स जो उगाई जाती है वो मेज है, वीट है, चिकपी है एंड पल्सेस हैं। और खाते क्या है वहां लोग? मक्के दी रोटी खाते हैं, सरसों दा साग खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, पराठा, हलवा, खीर, ये सारी चीजें खाते हैं। लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, मिल्क या टी वो लोग प्रेफर करते हैं पीना। ऐसे कर्नाटका में क्या है? ज्यादातर राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट। राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट वहां उगाई जाती हैं। इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, मुडे, पाला, रसम, राइस, ये सारी चीजें वहां बनाई जाती हैं। ऐसे मणिपुर में उगाया जाता है राइस, बैम्बू, सोयाबीन। और ये लोग खाते क्या है? राइस खाते हैं, एरोम्बा है, चटनी है ये, उटी, येलो पीज और ग्रीन अनियन करी है, कंगसोई, ये सारी चीजें वो खाते हैं। ब्लैक टी पीते हैं। यहाँ पे कर्नाटका में बटर मिल्क और कॉफी और टी पी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे कुछ अलग स्टेट्स यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप दूसरे स्टेट्स के बारे में आप अपने नेबरहुड से इंफॉर्मेशन लेके आप पता कर सकते हो। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? अलग अलग स्टेट में डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। अब ये जो डेटा है ना इसको आप एनालाइज करिए। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है? मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। आप फूड आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है। You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in particular state. कुछ ऐसे फूड आइटम आपको मिलेंगे जो बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन है, पर कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली उसी स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत सारे कोस्टल एरियाज में नॉनवेज खाया जाता है। साउथ में क्योंकि कॉफी ज्यादा उगाई जाती है, कॉफी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ। असम में इधर नॉर्थ साइड में, जब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जब टी की प्लांटेशन है तो हम नॉर्थ साइड में ज्यादातर टी पीते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो वहां लोग बहुत ज्यादा रोटी, गेहूं यूज करते हैं। तो साउथ की बात करें या बंगाल, बिहार की बात करें तो वहाँ राइस ज्यादा होती है, तो वहाँ लोग ज्यादातर राइस प्रेफर करते हैं। उनकी डिशेस राइस से बनी होती है। साउथ में क्योंकि कोकोनट उगाए जाते हैं, कोकोनट की फसल होती है, तो वहाँ कोकोनट चटनी, इवन सब्जी बनाने में भी कोकोनट ऑयल यूज करना, ये सब कॉमन है वहाँ। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? तो हमने यही रिलेशन देखा कि जो चीजें वहां उगाई जाती है ना, जो क्रॉप्स वहां लोकल हैं, उन्हीं से रिलेटेड वहां ट्रेडिशनल फूड बनाए जाते हैं। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. जो उगाया जाता है उसी से हम डिश बनाते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ अलग अलग तरीके की सॉइल है, क्लाइमेट टाइप अलग है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया इतना डाइवर्स है, यहाँ के क्लाइमेट डाइवर्स है, यहाँ की मिट्टी अलग अलग है। तो अलग अलग मिट्टी और अलग अलग क्लाइमेट की वजह से क्रॉप्स भी अलग अलग उगाए जाते हैं। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region. Taste preferences, culture and traditions. इंडिया में जो चॉइस है ना फूड की वो वेराई करती है। वहाँ क्या उगाया जाता है, जो कल्टीवेशन है फूड क्रॉप्स का क्या उगाया जाता है, और टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं उनके यहाँ। जैसे कि आप हम चावल को कैसे खाते हैं? बॉईल करके खाते हैं नॉर्थ इंडिया में।
साउथ में क्या करते हैं, उस चावल को फर्मेंट करते हैं, कुछ इडली डोसा का बैटर बनाते हैं। ऐसे अगर हम उड़ीसा की बात करें, कुछ कोस्टल एरियाज की, वहां चावल को ओवरनाइट पानी में सोक करके लेमन वगैरह करके खट्टा करके खाते हैं। तो अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंसेस की वजह से, कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से भी चॉइस ऑफ फूड जो है वो बहुत वेराई करती है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? ये जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो कैसे चेंज हो गई ओवर टाइम, कैसे कैसे हमने चेंज किया, पहले हम कैसे कुकिंग करते थे, आज के टाइम पे हमारी कुकिंग प्रैक्टिस कैसी है। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स में वेरी अक्रॉस स्टेट्स, आर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। हमारी जो फूड चॉइसेस हैं और इवन खाना बनाने का तरीका वो भी बहुत अलग है। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम? तो क्या हमारी जो फूड हैबिट्स है और कुकिंग प्रैक्टिस है, क्या वो चेंज हो गई है? लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। लोगों से बात करके हम पता करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर gathering information from elderly people about their food habits and cooking practice. Following are some of the sample questions. आपको कुछ क्वेश्चंस पहले लिख लेने हैं ताकि आप एल्डरली पीपल से ना इसकी इंफॉर्मेशन पता कर सको। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू? अभी तक आप ऐसे कौन से खाने हैं जो पुराने टाइम में भी खाते थे, अभी भी खाते हैं, और क्या नया हो गया है? व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम? कुकिंग प्रैक्टिस में क्या चेंजेस हुए हैं? व्हाट हैज कॉज्ड दिस चेंजेस? और ये चेंजेस किस वजह से हुए हैं? कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। अब आपको ये जो क्वेश्चंस आपने पता किए हैं, इससे आप कुछ लोगों के इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके आंसर्स पता कर सकते हैं। एक देखिए, ट्रेडिशनल स्टोव है। पहले जब ये नहीं हुआ करते थे तो इस पे खाना बनाया जाता था। अब हमारे पास मॉडर्न स्टोव है तो अब हम इस पे खाना बनाते हैं। पहले जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर नहीं था तो सिलबट्टा, जो स्टोन ग्राइंडर था, उस पे हम किसी चीज को पतला करना होता था, पीसना, तो ऐसे बनाते थे। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स हैं तो हम इसमें इजीली कर लेते हैं। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड? जो आपने लोगों से पूछा होगा तो आपको क्या पता चला उससे? कुकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस। culinary मतलब पाक शैली जो होती है, हमारे खाना बनाने की जो कला है, वो changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practice. पहले जिस तरीके से लोग खाना बनाते थे, अब जिस तरीके से बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Earlier most cooking was done using a चूल्हा पे बनाते थे। Nowadays most of us cook using a modern gas stove. Earlier most grinding was done manually using सिलबट्टा से लोग पीसते थे चटनी या कुछ भी चीज। These days we use an electrical grinder for the ease of grinding. अब बहुत easily हम electrical grinder यूज करते हैं। Find out what were the other ways of cooking and grinding, और तरीके क्या है कुक करने के, ग्राइंड करने के। Why have these culinary practice changed over time? और ये धीरे धीरे कैसे चेंज हो गई, क्यों चेंज हुई? These changes may be due to factors such as technological development. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए है ना हमारे पास। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। जो हम एलपीजी निकालते, गैस में भरते और गैस चूल्हा हमारे पास होता, तो हम नॉर्मल मिट्टी के चूल्हे पे बनाते थे। हमारे पास इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन है। इन केस अगर कहीं ये फैसिलिटी थी भी तो ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था कि सिलेंडर हम हर जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते। और बेटर कम्युनिकेशन भी हो गया है। आजकल हमारी एक जगह की चीज, जो भी बात, प्रैक्टिस, जो भी चीज है, वो दूसरी जगह इजिली पहुंच जाती है। तो टेक्नोलॉजीज भी पहुंचती हैं, तरीके भी पहुंचते हैं। अलग अलग जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, और बेटर कम्युनिकेशन की वजह से जो हमारी culinary प्रैक्टिस है वो अभी चेंज हो गई है, अब मॉडर्न हो गई है। पहले जो हम ट्रेडिशनल तरीके से पकाते थे उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। What are the components of food? फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं? मेदू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। उनके स्कूल में ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल हुआ था, वहां गए थे वो। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। तो वहां पे कुछ फास्ट फूड नहीं अलाउड था, ईट हेल्दी और लीव हेल्दी का थीम था। उसी तरीके से खाना बनाना था और खिलाना था। यहाँ बहुत सारे स्टॉल दिख रहे हैं, राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असमीज फूड, ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स थे। The festival features various stalls displaying different kind of traditional dishes. Dr. Koshita, a nutritional expert, explains to students that health is the ultimate wealth. डॉक्टर कोशिता, उन्होंने बताया कि अल्टीमेट जो हमारी वेल्थ है ना, जो धन है, सबसे बड़ा धन, वो हमारा हेल्थ ही है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई भी वेल्थ जो है वो काम का नहीं होता है।
Let us understand what Mr. Dr. Poshita means by this statement. Health is the ultimate wealth. इसका क्या मतलब है? Have you ever missed a meal? क्या कभी आप कोई खाना मिस कर दिया हो, नहीं खा पाए हो? How do you feel when you miss a meal? और अगर आप खाना नहीं खा पाते किसी वजह से, या तो आप बहुत देर तक खेल रहे हैं या आप किसी भी वजह से खाना नहीं खा पाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? We feel tired and less energetic when we do not eat for some time. कुछ टाइम तक अगर हमें खाना ना मिले तो हमें बहुत टायर्ड फील होने लगता है, एनर्जी नहीं बची होती है हमारे अंदर. Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? एक मैराथन रनर जो मैराथन बहुत 10-10 किलोमीटर्स की जो होती है मैराथन्स, उसमें जो लोग दौड़ रहे होते हैं ना, वो बीच बीच में भी ग्लूकोज वाटर पी रहे होते हैं, रेस के बाद भी ग्लूकोज पीते हैं. ऐसा क्यों करते हैं वो? ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि दौड़ रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस लूज करते हैं ना, जब वो दौड़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है उनकी. उस एनर्जी को पाने के लिए और दौड़ते रहने के लिए कंटिन्यूअस वो ग्लूकोज पीते हैं. ग्लूकोज इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक एग्जाम्पल है. कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. हमारी डाइट में जो प्राइमरी सोर्स है ना एनर्जी के, वो कार्बोहाइड्रेट है. हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीजों से मिलता है, जैसे सीरियल्स, व्हीट हो गए, राइस हो गए, मेज, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और फ्रूट जैसे बनाना, पाइनएप्पल और मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं. तो सीरियल्स, फ्रूट्स, ऐसे ये सारे जो है सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के. डू यू नो दैट कॉमन सुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जो हम चीनी खाते हैं, दैट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? विंटर में हम लड्डू जो खाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा एंड घी आर अमोंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज, और अलॉन्ग विद गोंद. गोंद जो होता है एडिबल गम होता है, ऐसा गम जो हम खा सकते हैं. नट्स एंड सीड्स, इन सब चीजों से मिलकर लड्डू बनाया जाता है. घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड फैट. तो अभी आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट है. और हमने देखा कि ये है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस. अब हम सेकंड चीजें पढ़ रहे हैं, सेकंड चीज पढ़ रहे हैं, ये है फैट. और फैट अलग तरीके का सोर्स है. सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है. नट्स जैसे कि ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट और आलमंड्स, इससे फैट मिलता है. सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये भी फैट के सोर्स हैं. फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. फैट क्या है? इसमें एनर्जी स्टोर होके रहती है. जैसे कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और फैट से भी एनर्जी मिलती है. यस, माय ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म. तो हमने पूछा कि सर्दियों में लड्डू क्यों खाया जाता है ज्यादा? तो ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में लड्डू खाने से हमें एनर्जी तो मिलती ही है, साथ में हमें गर्म भी, हमारा शरीर गर्म भी रहता है, इसीलिए हम ये लड्डू खाते हैं. ये कुछ फैट के सोर्स हैं, जैसे कि ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है, सोयाबीन, सेसम सीड्स, वॉलनट, सेसम सीड्स जो अलसी होती है, बहुत जगह इसको तीसी भी बोलते हैं, वो है. सनफ्लावर सीड्स हैं ये जो पिस्ता होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, बटर, घी, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, जितने भी ऑयल्स हैं, और मिल्क, ये सारी चीजें. कर्ड एंड आलमंड्स आल्सो, कैश्यू नट्स आल्सो, these are sources of fats. Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. तो जो दो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़े, वो एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट. दोनों से हमें एनर्जी मिलती है. therefore they are called energy giving foods. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what are energy giving foods? The foods that give us energy are called energy giving foods. They are carbohydrates and fats. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. और भी बहुत सारे ऐसे आपको फूड आइटम्स पता करने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होता हो, जैसे कि रोटी होती है, चीनी है, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है.
More to know. पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin. बहुत सारा फैट इकट्ठा कर देते हैं ये. This fat serves as an energy source. It supports them during their months long winter sleep. Hibernation पे चले जाते हैं. पोलर बियर जब वहां पे, क्योंकि ये तो पहले ही से बर्फ में रहते हैं, जब वहां सर्दी हो जाती है ना तो ये हाइबरनेशन पे चले जाते हैं. हाइबरनेशन का मतलब जब 6-6 महीने लोग सोते रहते हैं, जैसे स्नेक्स हाइबरनेशन पे जाते हैं, तो ऐसे ही पोलर बियर हाइबरनेशन, सर्दी के टाइम पे हाइबरनेशन में चला जाता है. हाइबरनेशन का मतलब वो लगातार सोता रहता है, खाता नहीं है. जब खाएगा नहीं तो वो जिएगा कैसे? तो इसीलिए वो फैट स्टोर करके रखते हैं, और यही फैट एनर्जी का सोर्स होता है. क्योंकि सोने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए. जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में तो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं. हम सांस ले रहे होते हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है. इन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो इन्होंने फैट अपने शरीर में पहले से ऑब्जर्व किया रहता है. एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग. बिना खाए सोते सोते ये जिंदा रहते हैं, क्योंकि पहले से ही जब समर का टाइम होता है, ये बहुत सारा खा के अपने शरीर में फैट स्टोर कर लेते हैं. ऐसे आपने कैमल के हम्प के बारे में भी सुना है. कैमल के हम्प में क्या होता है? फैट होते हैं. तो सर्दियों में जब कैमल को बहुत ज्यादा खाना नहीं मिलता है, तो ये हम्प का जो फैट है वो यूज होता रहता है धीरे धीरे, और गर्मी आते आते तक उसका हम्प जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसका फैट यूज कर लिया जाता है. फिर पूरी सर्दी तो उसको खाना अच्छे से नहीं मिलता, पर गर्मी में वो फिर से अच्छे से जब खाता है तो उसका हम्प फिर से डेवलप होता है, मतलब फैट फिर से स्टोर होता है. नाउ नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. फूड के दो कंपोनेंट हमने पढ़ लिया. पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा हमने पढ़ा फैट्स. दो कंपोनेंट पढ़ लिए. ये क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं. अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स. प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, और पल्सेस से मिलता है, दालों से. Sports person need protein in larger quantities to build their muscle. स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटीन खाना होता है अपनी मसल्स बनाने के लिए. पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सेल्वेज एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल दोनों से हमें प्रोटीन मिलता है. सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स. कुछ जो एक्सीलेंट सोर्स हैं वो क्या है? पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पीज और नट्स. ये सब प्लांट से मिलता है. नेक्स्ट, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट. एनिमल सोर्स क्या है? जो एनिमल से मिलता है वो है पनीर, एग, फिश, मिल्क और मीट जो होती है. प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन का क्या काम होता है? ये ग्रोथ और रिपेयर में काम आते हैं हमारे शरीर के. जैसे कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और फैट एनर्जी देने में काम आते हैं, वैसे प्रोटीन किस में काम आता है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. कुछ कट गया, कुछ टूट गया, कहीं से ब्लड आ गया, तो फिर टिश्यू को रिपेयर करना होता है ना, तो प्रोटीन वो काम करते हैं. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो बॉडी बिल्डिंग फूड अगर पूछेगा तो क्या बोलना है आपको? प्रोटीन बोलना है. और अगर बोलेगा एनर्जी गिविंग फूड, तो आपको बोलना है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. The right amount of protein must be included in diet of growing children for their proper growth and development. Right amount जो है वो जरूरी है हमारे शरीर में अच्छे से. प्रोटीन, right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. जो जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए प्रोटीन एक राइट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके. विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके डेली डाइट का पार्ट है? जो अभी हमने प्रोटीन रिच फूड देखे, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आप डेली खाते हैं? More to know. Have you ever seen mushrooms? They grow mostly in dark and moist places. ये मशरूम होते हैं, एडिबल मशरूम है ये. तो एडिबल मीन्स जो खा सकते हैं हम. कोई भी चीज एडिबल है. जैसे कोई प्लांट है, उसका पत्ता एडिबल है, मतलब वो हम खा सकते हैं. नॉन एडिबल मतलब जो नहीं खा सकते. तो कुछ मशरूम्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, दे आर नॉन एडिबल. लेकिन जो एडिबल हैं, जो खा सकते हैं, एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं. Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily life?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें एडवाइस किया जाता है ना कि आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, कुछ प्लांट बेस्ड फूड जो भी है वो हमारी डेली डाइट में होना चाहिए, ऐसा क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केस वन। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड swollen गम्स। बहुत टाइम पहले सेलर्स जो थे, जो लॉन्ग वॉयज, वॉयज मीन्स यात्रा पे जाते थे, उनको ना गम, swollen गम जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग आती थी। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms। तो एक डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेलर्स लेमन और ऑरेंजेस खाते थे उनको तो ये सिम्टम नहीं होते थे। ब्लीडिंग एंड swollen gums आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या है? एक डिजीज है जो जिसमें क्या होता है, हमारे मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन? आपने केस वन पढ़ के क्या आपको फील हुआ? व्हाट क्यूर्स स्कर्वी? स्कर्वी से कौन बचाता है हमें? तो हमें पता चला कि स्कर्वी से लेमन्स एंड ऑरेंजेस बचा सकते हैं। लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प क्यूरिंग स्कर्वी। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो स्कर्वी क्यों होता है? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी कहाँ से मिलता है? विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्पिंग क्यूरिंग दिस डिजीज। और विटामिन सी क्योंकि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, तो जो सेलर लेमन और ऑरेंजेस ज्यादा खाते हैं उनमें विटामिन सी ज्यादा होती है, तो उनको स्कर्वी नहीं होता। केस टू। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent। ये जो neck पे जो swelling है ना, ये ज्यादा हो जाती है। As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt। और फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक एफर्ट लगाया कि जो भी सॉल्ट मार्केट में आएगा वो सब आयोडाइज्ड सॉल्ट होने चाहिए। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। और जब लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने लगे तो ये सिम्टम धीरे धीरे हट गए, कम हो गए। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply। तो इसमें होता क्या था, हिमालयन रीजन में आयोडीन की कमी थी मिट्टी में, तो जो भी फसल उगती थी उसमें आयोडीन कम होता था। उस आयोडीन की कमी से ये हो जाता था, इनके जो गले के आगे का पार्ट है वो स्वेल हो जाता था। तो swelling at the front of the neck is a symptom of a disease called goiter। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? गोइटर। और ये क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भाई नमक में आयोडीन मिलाया जाए, और जब लोग वो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने लगे तो उनको आयोडीन मिल गया, तो उनको ये प्रॉब्लम कम होने लगी। What do you infer from case 2? केस 2 से आपको क्या पता चला? You may have learned about iodized salt through newspapers। में आपने पढ़ा होगा, एडवर्टीजमेंट में आप कभी भी सॉल्ट खरीदने जाएं तो आप उसके पैकेट पे देखें कि आयोडाइज्ड लिखा है। और by reading about it on a salt packet, what does it mean? इसका क्या मतलब होता है? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salt of iodine। आयोडाइज्ड सॉल्ट बस इतना होता है कि सॉल्ट में थोड़ा सा आयोडीन को मिक्स कर देना। सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगारियाज। जो सॉल्ट फार्मिंग है ना, ये ट्राइबल कम्युनिटी जो होते हैं अगारियाज वो बनाते हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में वो लोग नमक बनाते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी बनाया जाता है। For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from seawater। एक्सट्रीम हीट में ये काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं ताकि जमीन की मिट्टी से हम सॉल्ट बना सकें। How do you find out more about other food components that protect our body from various disease? अभी हमने बहुत सारे कंपोनेंट पढ़े फूड के। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने प्रोटीन्स पढ़े, हमने फैट्स पढ़े, हमने आयोडीन के बारे में पढ़ा, हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा। ऐसे और फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं?
Let us conduct a survey. Study the chart given in figure 3.5. 3.5 एक चार्ट है जो आपको यहाँ पे दिया गया है जिसमें फूड कंपोनेंट्स हैं, फंक्शंस क्या हैं उसके और कहाँ से वो मिलते हैं हमें। अगर वो हमें ना मिले, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिजीज होगा और उस डिजीज के सिम्टम क्या हैं। ये आपको जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए है तो ये इसके फंक्शन क्या है कि हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। हम कहाँ से पाते हैं विटामिन ए? जैसे अगर हम पपाया खाएं, कैरेट खाएं, मैंगो या मिल्क तो विटामिन ए मिलेगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन ए हम ज्यादा ना खाएं, ये सारी चीजें ना खाएं और इसकी डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाए तो डिजीज हो जाता है या कोई डिसऑर्डर हो जाती है हमारी बॉडी में। वो क्या है? लॉस ऑफ विजन, हमें दिखाई कम देगा। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। जब ये सारे सिम्टम हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये डिसऑर्डर हो गया, लॉस ऑफ विजन हो गया है और वो हमने विटामिन ए नहीं खाया उसकी वजह से हुआ है। तो ये चार्ट को देखना है। एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, अलग अलग फूड कंपोनेंट जैसे अभी हमने विटामिन ए का देखा। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और क्या सोर्सेज हैं। टेबल में कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं और सोर्सेज पता करने हैं। सोर्सेज मतलब जहां से हमें वो मिलता है, जैसे विटामिन ए हमें और किस किस फूड आइटम से मिलता है। Also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components. अगर लैक हो जाए, कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए इस फूड कंपोनेंट की, तो जो डिजीज हो जाती है या डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण क्या हैं। कैसे पता चलेगा कि किसी को विटामिन ए की कमी हो गई है या लॉस ऑफ विजन हो गया। उसके सिम्टम्स ये हैं कि कम दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ विजन हो गया है। क्यों हो गया है? लैक ऑफ विटामिन ए हो गया है। Visit your neighborhood, interact with people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart. आप अपने नेबरहुड में पता करिए कि क्या किसी को ये सिम्टम है। Investigatory project of this kind can be taken by the students under the guidance of a teacher. आप टीचर के गाइडेंस में करेंगे। Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency, disease or disorder. अगर आपको कोई इंसान दिखे जिसको कम दिखाई देता है तो फिर आप उसकी डाइट पता करिए कि वो क्या क्या खाते हैं और फिर देखिए कि डेफिशिएंसी किस चीज की होगी इनको या क्या डिसऑर्डर होगा इसको। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कुछ जो पॉसिबल कॉज है जो उनको हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी के गले में स्वेलिंग आ गई तो आप देखेंगे कि वो नमक क्या खा रहे हैं। आपको लगेगा कि उनके पैकेट पे आयोडाइज्ड नहीं लिखा है तो आपको सिम्टम तो दिख ही रहा है कि उनके गले में स्वेलिंग हो गई है। पॉसिबल कॉज आप ये कह सकते हैं क्योंकि आप आयोडीन नहीं खा रहे हैं तो इसलिए हो सकता है। तो आप उसको कुछ चेंजेस बताएंगे। क्या बताएंगे? आप बोलेंगे ये वाला नमक खाइए। कोई एक सजेशन दे सकते हैं उनको ताकि उनके डाइट में इम्प्रूव हो सके। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और क्योंकि आप तो डॉक्टर नहीं हैं, आपने बस सिम्टम्स ऑब्जर्व किए हैं तो आप उनको डॉक्टर को विजिट करने के लिए भी एडवाइस करेंगे। अब हमने विटामिन ए का देखा, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है। अब विटामिन बी वन का काम क्या है? कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है बी वन। अब ये मिलता कहाँ से है? इसके सोर्स है लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स से हमें विटामिन बी वन मिलता है। और अगर हमें विटामिन बी वन ना मिले, डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज हो जाती है बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से जो बीमारी होती है वो बेरी बेरी है। होता क्या है इस बीमारी में? स्वेलिंग एंड टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स। आपके हाथ पैर में स्वेलिंग आ सकती है, टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है एंड ट्रबल इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये बॉडी को डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। डिजीज से फाइट करना मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना। मिलता कहाँ से है? सोर्स क्या है? आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन, यहाँ से विटामिन सी मिलता है। और अगर ये हम कम खाएं, डेफिशिएंसी हो जाए इसकी, तो डिजीज हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज में क्या क्या होता है? सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या लक्षण है? तो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलता है। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, कोई घाव हो जाए ना तो बहुत धीरे धीरे वो हील होता है, ठीक होता है। नेक्स्ट विटामिन डी हेल्प्स बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम
फॉर बोन एंड टीथ है। विटामिन डी अगर आपके पास नहीं है तो आप कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते बॉडी में। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, और टीथ की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। मिलता कहाँ से है हमें? एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप सनलाइट में अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं और आपकी बॉडी पे सनलाइट आती है तो वहां से विटामिन डी मिलता है। मिल्क से भी मिलता है, बटर, फिश और एग से भी विटामिन डी मिलता है। अगर विटामिन डी आपको ना मिले तो रिकेट्स हो जाता है। जो डिजीज है वो रिकेट्स है। और रिकेट्स में होता क्या है? सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो झुक जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। इसके सोर्स है मिल्क से मिलता है, सोया मिल्क से, कर्ड, चीज और पनीर से कैल्शियम मिलता है। बोन एंड टूथ डिके हो जाती है। डिजीज या जो डिसऑर्डर है वो ये है कि बोन और टूथ डिके होता है अगर कैल्शियम कम हो। इसकी सिम्टम है वीक बोन्स, टूथ डिके। टूथ डिके भी होता है और वीक बोन्स भी है। नेक्स्ट, आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है। ये मिलता कहाँ से है? सीवीड। सीवीड मतलब समुद्र के कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो खाए जाते हैं, उनसे मिलता है। वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा बोलते हैं आप, तो पानी से ही मिलता है, जिसके अंदर व्हाइट कलर का फ्लैशी कुछ सब्सटेंस होता है, ऊपर से छिलका होता है डार्क ब्राउन रेड जैसा, वहां से भी मिलता है आयोडीन। और आयोडाइज्ड सॉल्ट से तो मिलता ही है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो डिजीज है वो ग्वाइटर है। और ग्वाइटर के सिम्टम ये हैं कि फ्रंट नेक जो है ना उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो हमें समझ में आता है कि किसी को ग्वाइटर है। नेक्स्ट, आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आयरन हमारे ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मिलता है हमें ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, बीट रूट से और पोमोग्रेनेट से आयरन मिलता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया के सिम्टम है कि बहुत ही वीकनेस लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। From figure 3.5, you have learned that vitamins A, B1, C, and D, and minerals, calcium, iodine, and iron, are two groups of food components that protect our body from various diseases. हमने टेबल से पहले फूड कंपोनेंट पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने पढ़ा था फैट्स, हमने पढ़ा था प्रोटीन। अब हमने इस टेबल में पढ़ा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ जो हमने विटामिन्स पढ़े वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। B1 है, बी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, तो ये विटामिन B1 पढ़ा हमने जिससे बेरी बेरी होता है। ये सारे विटामिन्स हैं। और मिनरल्स क्या हैं? जो कैल्शियम, आयोडीन और आयरन हमने पढ़े, ये मिनरल्स है। ये दो तरीके के और कंपोनेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। But how can we overcome vitamin and mineral deficiency disease or disorder? Vitamin और मिनरल की डेफिशिएंसी से हम कैसे गेट रिड करें, कैसे ओवरकम करें? आप देखिए विटामिन ए की चीजें जिनसे विटामिन ए मिलता है, मिल्क, पपाया, कैरेट, मैंगो। सोर्स ऑफ विटामिन B1, B1 कहाँ से मिलता है? पंपकिन सीड से मिलता है, पनीर से, राइस से, व्हीट, फ्लैक्स सीड्स एंड मिल्क। नाउ विटामिन सी, ये आपको आंवला से, लेमन से, ग्रीन चिली है, गुआवा है, ऑरेंज है एंड टोमेटो, यहाँ से विटामिन सी मिलता है। और विटामिन डी का सोर्स है फिश, मिल्क, बटर, एडिबल मशरूम्स एंड एग्स, यहाँ से विटामिन डी मिलता है। यहाँ ये सनलाइट से भी मिलता है विटामिन। सनलाइट में अगर एक्सपोज हो जाओगे, अपनी बॉडी को एक्सपोज करोगे तो भी आपको विटामिन डी मिल जाएगी। Food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various bodily functions are called nutrients. तो फूड कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। ये सारी जो चीजें हैं ये ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज से, और बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। The major nutrient in our food include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Vitamins and minerals are also called protective nutrients. इनको हम protective nutrients कहते हैं, vitamin और minerals को। These nutrients protect our body from disease and keep us healthy. तो ये जो nutrient हैं वो हमें हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं।
Your parents may have advised you to have vegetable, fruit and whole grains regularly. आपके पेरेंट्स बोलते होंगे दूध पीने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स बोलते हैं खाने के लिए. These food items are some sources of vitamins and minerals. इनमें से vitamins और minerals मिलते हैं हमें. Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. ये बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए लेकिन हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है. What differences do you observe in raw and cooked vegetable? Raw means कच्चा, cooked मतलब जिसको हम पका देते हैं. इनमें क्या differences हैं? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? जब भी हम सब्जियों को पकाते हैं तो उनके कलर वो लूज कर देते हैं और थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम उसको कुक कर देते हैं. Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. विटामिन सी और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट ना ज्यादा कुकिंग करने की वजह से, हीट की वजह से वो खो जाते हैं, वो नहीं रहते. Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetable into our diet? तो ये तो अच्छा है ना कि अगर हम फ्रूट और कुछ अनकुक्ड वेजिटेबल को खाएं, अपनी डाइट में शामिल करें, तो उनके मिनरल्स, उनके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो लूज नहीं होंगे, वो हमारे शरीर में जाएंगे. वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. अगर आपने वेजिटेबल को पहले कट करके पील किया या कट किया और फिर अगर आपने इसको धोया तो बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो पानी में बह जाते हैं, लूज हो जाती है बहुत सारी विटामिन्स. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. ये तो एकदम रिकमेंड किया जाता है कि आप बिना धोए कुछ ना खाएं. फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप बिल्कुल अच्छे से वॉश करें खाने से पहले, लेकिन पहले आप वॉश कर लें फिर कट करें या पील करें. डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हमें प्लांट्स और एनिमल्स से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? नो मेदू. न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स. ये जो सॉल्ट है ना वो हमें सी वाटर या फिर रॉक्स से मिलते हैं. रॉक सॉल्ट होता है ना, सेंधा नमक जिसे हम बोलते हैं, जो व्रत का नमक बोलते हैं, तो वो या तो हमें सी वाटर से सॉल्ट मिलता है या फिर सेंधा नमक जो रॉक से मिलता है. Also, vitamin D can be naturally produced by our body upon exposure to sunlight. और अगर आपने सन में अपने बॉडी को एक्सपोज किया तो हमारी बॉडी खुद ही विटामिन डी बना लेती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल में फाइबर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं. लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर आर बेनिफिशियल टू अस. ये जो फाइबर्स हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं. In addition to the additional nutrients, our body needs dietary fibers and water. तो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स. अब हम पढ़ रहे हैं फाइबर और वाटर. ये भी इंपॉर्टेंट है. हमने विटामिन्स, मिनरल्स भी पढ़े, फाइबर एंड वाटर ये भी इंपॉर्टेंट है. डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज. फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं. Do not provide any nutrient to our body. हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता. However, they are an essential component of our food. फिर भी हमारे फूड के essential component में माना जाता है. They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनसे उनको बाहर निकालने में और स्टूल्स का जो स्मूथ पैसेज हो, इजीली वो स्टूल आपकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाए, इसके लिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट. रफेज हमारी बॉडी में प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है. कुछ सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जिससे हमें रफेज मिलता है. Green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good source of roughage. Green leafy vegetables खाएं, fresh fruits खाएं, whole grains खाएं, pulses और nuts भी जो है वो roughage के good source हैं. Eating food that is locally grown and plant based. ऐसे फूड खाना जो लोकली उगाए जाते हैं, हमारे लोकल एरिया में प्लांट बेस्ड हैं, to the extent possible, जहां तक पॉसिबल हो सके, is not only healthy for the body but is also good for our environment, our planet. locally grown plant based चीजें खाएं और जहां तक पॉसिबल हो सके. हमारे सिर्फ बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है बल्कि ये एनवायरनमेंट और हमारे प्लैनेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है. My grandma has difficulty in passing stool.
Now I understand why the doctor advised her to eat food that is high in fiber. जब किसी को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आप हाई फाइबर फूड खाइए ताकि रफेज ज्यादा हो और पासिंग स्टूल में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. Water is also an essential part of our diet. Water क्यों essential है? It helps the body absorb nutrients from food. क्योंकि water की वजह से हमारी जो body है वो nutrients को absorb करती है. It removes waste from the body through sweat and urine. ये हमारी body से sweat और urine के through waste को बाहर निकालती है. We should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy. हमें sufficient water पीना चाहिए ताकि हम healthy रह सकें. What are the food sources that provide water to our body? List a few of them. कहाँ से पानी मिलता है हमें? पानी तो हर चीज में होता है. जैसे टोमेटो में आप देखते हैं कितना ज्यादा पानी होता है. आप नारियल पानी पीते हैं. ये और भी बहुत सारी चीजें वाटरमेलन है. इन सब से हमें वाटर प्रोवाइड होता है. नो अ साइंटिस्ट. कोलुथुर गोपालन 1918 से 2019 तक थे. इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया. इन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च को इनिशिएट किया. He analyzed more than 500 Indian foods for their nutrition value and recommended an appropriate diet in the Indian context. उन्होंने 500 से ज्यादा इंडियन फूड को एनालाइज किया और उन्होंने रिकमेंड किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या खाना चाहिए. He led surveys on the nutritional status of the Indian population. उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे सर्वे किया कि हम लोग क्या क्या किस किस तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं. हमारे खाने से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है. आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी इन प्रोटीन. उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादा है हम लोगों में. एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स. हमारे जो डाइट में ये सारी की डेफिशिएंसी है. दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002. और उसकी वजह से मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया. Now a PM Poshan initiative to provide balanced food in the government run and government aided school of our country. गवर्नमेंट रन और गवर्नमेंट एडेड जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें पीएम पोषण के इनिशिएटिव में मिड डे मील जो शुरू हुआ है. दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड. और इसकी वजह से बहुत मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो पूरे देश में है उनकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है. नाउ हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अलग अलग कंपोनेंट जो है फूड के उसको हम टेस्ट कैसे करें कि इस फूड में ये वाला कंपोनेंट पाया जाता है. ये हमें कैसे पता चलता है. लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स. पता करते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट अलग अलग फूड आइटम में पाए जाते हैं. सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है. फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट while others can be detected only in a well-equipped laboratory. कुछ तो हम बहुत ही सिंपल टेस्ट से पता कर लेते हैं. कुछ के लिए हमें लेबोरेटरी की जरूरत है जहाँ पे इक्विपमेंट्स हों. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food item. अभी हम देखेंगे स्टार्च है. स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता चलती है. फैट की प्रेजेंस और प्रोटीन की प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है. अब हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए. Let us investigate. Take a small quantity of the food items such as slice of potato ले लीजिए, cucumber ले लीजिए, bread ले लीजिए, some boiled rice ले लीजिए, boiled gram चना, crushed peanuts ले लीजिए, oil, butter और crushed coconut ले लीजिए. You can take other food items too for testing. आप और भी दूसरे food items ले सकते हैं. Place a small piece of each item on separate dish. अलग अलग डिश में आप छोटे छोटे इसके अमाउंट रख लीजिए. With the help of a dropper, put 2-3 drops of diluted iodine solution on each food item. ये आयोडीन सोल्यूशन है. एक ड्रॉपर से एक दो बूंद आप उस फूड आइटम पे गिराना है आपको. Observe if there any change in the color of the food item. ये जो फूड आइटम का है कलर चेंज होता है. Have they turned blue black? जो पोटैटो का जो क्रीम कलर है क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. Record your observation in table 3.3. और फिर आपने जो ऑब्जर्व किया उसको टेबल 3.3 में लिखना है. अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में स्टार्च पाया जाता है. तो आपको स्टार्च का टेस्ट पता चल गया. कोई भी फूड आइटम लेना है उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है. तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें जरूरत क्या है. आयोडीन सोल्यूशन एक दो बूंद गिराएंगे. अगर उसका कलर ब्लैक हो जाता है क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन का कलर ब्लैक नहीं है पर जब आप उस फूड आइटम पे गिराते हो तो इसका कलर अगर ब्लू या ब्लैक हो जाता है देन
इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ये प्रूव होता है। टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स का टेस्ट कैसे करते हैं? एक्टिविटी 3.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अभी हमने स्टार्च के लिए जो फूड आइटम्स लिया वो सारे फूड आइटम्स ले लीजिए। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे डालना है आपको। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। उसको पेपर में अच्छे से रैप कर लीजिए, कवर कर लीजिए और फिर उसको प्रेस करिए। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। आपको प्रेस करना है पर पेपर नहीं फटना चाहिए। इफ अ फूड आइटम्स कंटेन्स लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। अगर फूड आइटम में हो सकता है पानी हो तो पेपर को ड्राई होने दीजिए। जैसे अगर आपने आलू काट के और पेपर में रैप किया तो आलू का पानी पेपर में लग जाएगा ना, तो आपको वेट करना है जब तक वो जो पेपर है वो सूख ना जाए। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच। अगर कोई एक्स्ट्रा पानी है वो सूख गया, उसके बाद भी आप देखिए पेपर सूख गया है पर क्या उसमें कोई ऑयली पैच रह गया, तेल तेल सा ऑयल जैसा कुछ लग गया है पेपर में? What do you think is the reason for this patch? आपको क्या लगता है ये जो ऑयल लगा है क्यों लगा है? If oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. अगर किसी भी चीज में ऑयल है तो पेपर पे वो ऑयल ट्रांसफर हो जाता है। Now hold the paper against light. लाइट की तरफ उस पेपर को रखिए। Can you see light faintly shining through this patch? उस पैच से जो लाइट आ रही है वो फेंट है, थोड़ी सी धीमी है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. अगर किसी भी फूड को पेपर में लपेटने पे उस पेपर में ऑयल या घी जैसा कुछ लग जाए, पैच आ जाए, तो हम कहते हैं कि उसमें फैट है। Which of these items contains fat? Record your observation in table 3.3. फिर आपको पता करना है कि किस ऐसे फूड आइटम में जो है फैट प्रेजेंट है, उसको टेबल 3.3 में रिकॉर्ड करना है। अब प्रोटीन के लिए टेस्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं? दिस एक्टिविटी में बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। हो सकता है ये जो एक्टिविटी है ये आपके टीचर करके दिखाएंगे। टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड फॉर प्रीवियस एक्टिविटी। जो अभी हमने अलग स्टार्च में और फैट में जो हमने फूड आइटम्स लिए थे वही फूड आइटम्स ले लीजिए। मेक अ पेस्ट ऑफ पाउडर और ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टर। ये जो खलबट्टा सिलबट्टा जो होता है ना किसी भी चीज से, उसमें आप उसको क्या करना है, पेस्टल एंड मोर्टर होता है ना इस तरीके का कुछ, जिसमें एक पत्थर का ये होता है, आप इसमें कुछ सामान रखते हैं और फिर इससे क्रश करते हैं इस पत्थर से। आपको पेस्टल एंड मोर्टर से इसको प्रेस करना है, पेस्ट बनाना है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्रीम टेस्ट ट्यूब। अब जब आप ये पेस्ट बना लेंगे इसका, तो आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है जो भी फूड आइटम आपने डाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दाल ली, दाल को इसमें डाल के इससे खूब क्रश कर दिया, एक पेस्ट बन गया, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। प्रिकॉशंस क्या लेना है, इसमें ध्यान देना है। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल विद केयर। आपको ये टीचर करके दिखाएंगे, ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी है। ये जो केमिकल्स हम यूज करने वाले हैं ना, ये हार्मफुल होते हैं, ध्यान से इसको रखना पड़ता है। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आपको ये केमिकल्स टच नहीं करने हैं। If any chemical gets spoiled in your body, immediately wash the affected area with water. In case कुछ गिर भी गया आपकी बॉडी पे, तुरंत उसको वॉश कर लीजिए। Do not put any of these chemicals in your mouth में तो बिल्कुल नहीं रखना है आपको ये केमिकल्स को, और ट्राई टू स्मेल देम। सूंघने की भी कोशिश नहीं करनी है जो केमिकल्स यूज करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में वो जो फूड आइटम है वो रख लिया। अब हमें 2-3 टेबलस्पून वाटर इसमें डालना है और उसको अच्छे से शेक कर लेना है। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और यही केमिकल है जो हमें सूंघना नहीं है, खाना नहीं है, केयरफुली हैंडल करना है। 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसके अंदर डालनी है। तो ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर यूज करके आपको इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, 2 ड्रॉप्स डालने हैं। Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda solution to each tube. उसके बाद जब आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, उसके बाद आप कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे हर टेस्ट ट्यूब में। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप टेस्ट ट्यूब को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। बहुत सारे टेस्ट ट्यूब, बहुत सारे फूड आइटम्स डाले गए हैं, सोयाबीन, पीज, पीनट्स, राइस, ब्रेड, और ये है पेस्टल एंड मॉर्टर। इसी से हम इसको क्रश कर करके टेस्ट ट्यूब में डाल रहे थे और पानी डाल के शेक कर रहे थे।
What did you observe? Did the content of some test tubes turn violet? कुछ कंटेंट ऐसे वॉयलेट कलर के हो गए क्या? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. अगर वॉयलेट कलर का हो जाता है, अगर आपने इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, कॉस्टिक सोडा डाला 2-3 ड्रॉप, और अगर उसको आपने शेक किया, तो अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, इट मीन्स दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज देयर इन द फूड. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. टेबल 3.3 में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है. What conclusions can you draw from table 3.3? Which food items show the presence of more than one nutrient? कुछ ऐसे फूड आइटम होंगे जिसमें आपको स्टार्च का टेस्ट भी सही हुआ होगा, फैट का भी टेस्ट सही हुआ होगा, और प्रोटीन का भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया होगा. विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट? कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन और फैट आ गया होगा. पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स. दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स. इसका मतलब कोई भी फूड जो हम खाते हैं उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. जरूरी नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट और प्रोटीन नहीं होंगे. एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक फूड आइटम में. इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है. विच ऑफ दोज फूड डू यू कंज्यूम डेली? आप क्या खाते हैं? इन फूड में से आप डेली क्या खाते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन. अब आपको पता करना है और भी दूसरे फूड जो अच्छे सोर्स हैं स्टार्च के, फैट के और प्रोटीन के. तो अभी हमने टेस्ट देखे. कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, फैट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं. उसी टेस्ट के बेसिस पे आपको ये चार्ट फिल करना है. अगर हम पोटैटो लेते हैं तो आयोडीन टेस्ट जो करने से पहले उसका कलर कैसा था और आयोडीन टेस्ट के बाद क्या वो ब्लू ब्लैक हुआ, तो पोटैटो में ये ब्लू ब्लैक हो जाता है. तो फिर इसमें पता चलता है कि स्टार्च प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे यस. तो ये जो क्यूकम्बर है ना, इसमें वाटर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं. बॉइल्ड राइस में फिर से इसका जो कलर है ना वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते. बॉइल्ड ग्राम में आप देखेंगे कि प्रोटीन टेस्ट जो है वो आपका हो जाएगा. आफ्टर प्रोटीन टेस्ट इसका कलर वॉयलेट हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है. पीनट्स में भी यही सेम होगा. ये जो प्रोटीन टेस्ट ये पास कर लेगा और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ब्रेड और चपाती में अगेन कार्बोहाइड्रेट टेस्ट जो होगा वो आपको क्लियरली विजिबल होगा और आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ होता है. बटर फैट है, तो ऑब्जर्वेशन आप यस कहेंगे. ऑयली पैच हुआ, बटर में आप बोलेंगे यस हुआ. कोकोनट में भी आपको ऑयली पैच दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि फैट प्रेजेंट था, यस प्रेजेंट था. इस तरीके से आप बहुत सारे अलग फूड आइटम्स में ये टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं. अब कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. अब हमने डाइट के बारे में इतनी चीजें तो पढ़ी हैं, बट व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? क्या सबके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम होती है? एक डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, मतलब मेल है फीमेल है, फिजिकल एक्टिविटी में आप कितने इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है आपका, और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है. इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स ज्यादा खाने होते हैं. सबके लिए सेम न्यूट्रिएंट्स काम नहीं करते. एक्टिविटी, लेट अस फाइंड आउट. यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1. सबसे पहले जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें हमने ये देखा था ना, हम मंडे टू संडे हम क्या क्या चीजें खाते हैं. चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो आप जो खाना खाते हैं उसमें चेक करिए क्या आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स एंड विटामिन हैं, रफेज और वाटर क्या आप खाते हैं या नहीं खाते. इफ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड. फिर आप अपने खाने में उनको ऐड कर लीजिए. कि आप रफेज के लेकर कुछ नहीं खाते तो सैलेड ऐड करिए. अगर आप प्रोटीन्स में कुछ ज्यादा नहीं खाते तो आप ग्राम, पल्सेस, पनीर ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं. A diet that has all essential nutrients, roughage and water.
सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज एंड वाटर भी हो in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. तो आपको पता चला बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट का मतलब बैलेंस आहार, संतुलित आहार, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में हो, एक राइट अमाउंट में हो, रफेज भी उसमें हो और वाटर भी उसमें हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट? अभी जो आपने खाना खाया अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे जो वो बैलेंस्ड डाइट हो जाएगा। एक्टिविटी, लेट अस कंपेयर। Read the nutrition information given below for a packet of potato wafers and a packet of roasted chana shown here. जो आप पैकेट खरीदते हैं ना किसी भी खाने की में, तो उसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि आप किसी भी पैकेट के पीछे देखेंगे, आपको लिखा रहता है कि इस पैकेट में एनर्जी कितने, 100 ग्राम के लिए एनर्जी कितनी है। अगर कोई 100 ग्राम वो खाए तो उसको इतनी एनर्जी मिलेगी, फैट्स इतना है इसमें, कार्बोहाइड्रेट की एक अमाउंट है, प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर इतने हैं। तो ये आपको हर पैकेट में, जो भी पैकेज्ड फूड आते हैं उसमें ये लिखा रहता है। अगर आप 100 ग्राम उसका कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर उसमें कितना कितना पाया जाता है। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन और फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज? तो फिर अब आप इन दोनों में से बताइए कि क्या चूज करेंगे। आप ये चना चूज करेंगे या पोटैटो वेफर्स चूज करेंगे? देखिए इसमें कैलोरी तो बहुत ज्यादा है, फैट्स बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, पर प्रोटीन बहुत कम है, फाइबर्स बहुत कम है। और इसके अपोजिट अगर आप देखें तो एनर्जी थोड़ी कम है, फैट भी मिनिमम जो अमाउंट होना चाहिए उसमें ही है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी के लिए चाहिए वो अच्छा है, एंड यहाँ आपको आपकी ग्रोथ के लिए जो जरूरी है प्रोटीन वो भी है और फाइबर्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक आपको बैलेंस्ड दिख रहा है अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का। ये बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा है पर कुछ चीजें बहुत ही कम है। Some foods have high calories due to high sugar and fat content. कुछ में कैलोरी तो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है। Moreover, they contain very low amounts of protein, minerals, vitamins and dietary fiber. लेकिन उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन बहुत कम होते हैं। These food are called junk foods. इन्हीं को हम जंक फूड कहते हैं। These food include potato wafers, candy bars and carbonated drinks, जो हम फैंटा, स्प्राइट वगैरह जो हम पीते हैं उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं, जो पेप्सी वगैरह होती है। Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. जो इस तरीके का खाना खाएं जिसमें फाइबर्स कम हो, प्रोटीन्स कम हो, मिनरल्स, विटामिन कम हो, बस फैट और शुगर की वजह से उसमें कैलोरीज ज्यादा हो, ये हमारे लिए गुड नहीं है अगर हम फ्रीक्वेंटली खाएं। दे मेक अ पर्सन ओबेस, हम मोटे हो जाते हैं। सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। आपको जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट थे डॉक्टर पोशिता, उसकी ये हमेशा याद रखनी चाहिए लाइन, दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। आपके पास कुछ हो ना हो, इफ यू हैव गुड हेल्थ तो आप सबसे ज्यादा वेल्दी हो। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। अगर आप जंक फूड कम खाएं, बैलेंस्ड डाइट अच्छे से खाएं, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। गुड हेल्थ इज इसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। और हैप्पी लाइफ के लिए गुड हेल्थ बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ गुड होगी तभी आप हैप्पी रह पाएंगे। Which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? Activity 3.9 में हम पोटैटो वेफर्स को जंक फूड कह सकते हैं क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स वो सब बहुत कम है और एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि फैट्स की वजह से यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसको हम जंक फूड कह सकते हैं। Packaged food items must have information about the nutrients on their cover. Packaged food में उनके अंदर क्या nutrients है वो उसके कवर पे लिखना जरूरी होता है। The information should list the amount of each nutrient. और उस information में सभी nutrient की अमाउंट होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट कितना है। अगर कुछ जीरो है तो आपको जीरो लिखना होगा और सारे न्यूट्रिएंट्स लिखने होने चाहिए। Sometimes more nutrients are added to the food during processing to improve its nutritional quantity. कभी कभी जब प्रोसेस किया जाता है किसी फूड को
तो उसमें और फूड के न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ सके। आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड। जैसे सॉल्ट में तो कोई आयोडीन नहीं होता, उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है ताकि उसके पैकेट पे लिखा जा सके कि इसमें आयोडीन इतना है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI. Food Safety and Standard Authority of India is a government agency that regulates food quality in India. फूड क्वालिटी को रेगुलेट करता है फसाई। 3.5 मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, ये न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स होते हैं मिलेट्स। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सानवा। यहाँ पे सानवा की फिगर आपको दिख रही है क्रॉप की। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही उगाए जाते हैं। दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। These highly nutritious grains are also called millets. ये सारे जो है ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, ये मिलेट्स कहलाते हैं। ये इंडिया के नेटिव क्रॉप्स हैं और इसको इजीली कल्टीवेट किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। Have you ever had food items made from these millets? क्या आपने कभी ज्वार, रागी, बाजरा इन सब का कुछ खाया है, इससे बना हुआ कुछ? Millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries. हम सदियों से इनसे बेस्ड चीजें खाते आ रहे हैं। दे हैव रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। इनकी हेल्थ बेनिफिट इतनी ज्यादा है कि इनको पॉपुलैरिटी मिली है। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। इनमें आयरन, कैल्शियम तो मिलता ही है, डाइटरी फाइबर्स भी मिलता है, जो रफेज जिसको बोलते हैं। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इनको हम न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये एक बैलेंस्ड डाइट की तरह यूज किए जाते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। फार्म, खेतों से हमारे प्लेट तक खाना कैसे आता है, उसकी क्या जर्नी है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? What are the steps involved in this process? इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? Who are the people involved in this process? कौन कौन से लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व है? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? क्या आपको पता है कितना टाइम और एफर्ट लगता है व्हीट फ्लोर बनाने में, जब सीड एक बार जर्मिनेट हो गए, एक बार खेत में जब पौधे आ गए, फसल लग गई, तब से और उसको व्हीट का फ्लोर, आटा बनने में कितना टाइम लगता है? Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat. होता क्या है? सबसे पहले फार्मर व्हीट उगाता है खेतों में। ये पहले तो बहुत ग्रीन है, धीरे धीरे पक जाती हैं और उसकी हार्वेस्टिंग होती है। हम उसको काट लेते हैं। जब हम उसको काट लेते हैं तो फिर उस पौधों में से व्हीट को अलग निकालना होता है। दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। जो हमने यहाँ पे पौधे काटे, सबसे पहले पौधे लगाए, फिर पौधे काट लिए। उस सूखे पौधों को हम किसी जगह लाके उसमें से व्हीट अलग करते हैं, जो बाकी के जो प्लांट है उसको हम अलग करते हैं। उसके बाद जब हमने ग्रेन इकट्ठा कर लिया, उसको स्टोर करते हैं ताकि वो बारिश में या कीटाणु से खराब ना हो। जब उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उससे आटा बनता है। उसको ग्राइंड करते हैं, आटा बनाते हैं, फिर पैकेट्स में पैक करते हैं, पैकिंग करते हैं। वो पैकेट्स फिर शॉप में चली जाती है, जहां से हम खरीदते हैं, अपने घर लाके किचन में फिर रोटी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है खेत से, फार्मर के फार्म से लेके हमारे प्लेट तक व्हीट की जर्नी। व्हीट इस तरीके से जर्नी करके हमारे प्लेट तक पहुंचता है। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as the food miles. प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब किसान से कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, मतलब हम लोग जो खा रहे हैं, तो किसान से हम तक आने में जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, उसको ही हम फूड माइल्स कहते हैं। Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. फूड माइल इसलिए जरूरी, फूड माइल को कम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम फूड माइल्स को कम करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी। जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतना पैसा लगेगा उसमें। और ट्रांसपोर्ट में जो पोल्यूशन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह गिरता है फिर उठता है, तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। और अगर हम पास के किसी फार्मर से उसकी फसल के गेहूं कुछ भी जो खाएंगे
तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स? अगर हम लोकल फूड खाएं तो फूड माइल्स कैसे रिड्यूस होंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने स्टेट के किसी वीट प्रोड्यूसर से वीट खरीदा, तो उसको तो सिर्फ एक ही स्टेट में ट्रेवल करना पड़ा। मैं किसी और स्टेट का कुछ वीट खरीदती हूँ, तो उसको वहां से मेरे स्टेट तक आना पड़ेगा ना, तो फूड माइल तो बढ़ेंगी। Many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. बहुत सारे लोग खाना वेस्ट करते हैं, बिना कंज्यूम किए प्लेट में छोड़ देते हैं। One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from farm to our plate. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है फार्मर्स को या और भी मेंबर्स को जो वो खाना हम तक पहुंचाते हैं। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एट वी कैन कंज्यूम। हमें सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, तो इससे फूड वेस्टेज कम हो जाएगी। Try to find the timeline for the various processes involved in getting the food from farm to plate. अलग अलग प्रोसेस की क्या टाइमलाइन है, कितने टाइम में कोई चीज होती है, ये सारी चीज आपको पता करनी है। ईट हेल्दी, शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। आपको हेल्दी खाना चाहिए, फूड शेयर करना चाहिए जिनके पास नहीं है, फूड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स है ना उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे खाना लेना चाहिए, उनसे खाने की चीजें खरीदनी चाहिए। नाउ कीवर्ड्स चैप्टर आपका खत्म होता है। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, ये एक न्यूट्रिएंट है, हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। एनर्जी गिविंग फूड जो होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मिलेट्स क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांडवा, ये इनको मिलेट्स कहते हैं। इनमें डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कलिनरी प्रैक्टिस मतलब होता है, कलिनरी मीन्स पाक शास्त्र, जो पाक शैली होती है हमारी, वो कलिनरी मतलब कुकिंग, जो हमारी कुकिंग हैबिट्स होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज उन डिजीज को कहते हैं जो किसी मिनरल, विटामिन या किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, जब किसी चीज का कमी होती है हमारे डाइट में, उससे जो बीमारी या डिसऑर्डर हो जाती है उनको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फैट्स क्या है? ये भी एक मेन कंपोनेंट है हमारी डाइट के, इनसे भी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी रिच फूड। फैट्स में एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है। फूड कंपोनेंट्स क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, ये सारे फूड कंपोनेंट हैं, फूड में जो पाए जाते हैं। फूड माइल्स क्या है? जो प्रोड्यूसर है, जो भी फसल उगा रहा है, प्रोड्यूसर जैसे गेहूं की फसल जो उगा रहा है, वहां से कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो खा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर मतलब किसान से कंज्यूमर तक एक फूड का पैकेट कितना ट्रेवल करता है डिस्टेंस, उसको बोलते हैं फूड माइल्स। आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है? जो सॉल्ट हमें मिलती है उसमें आयोडीन जब ऐड कर दिया जाता है तो ऐसे सॉल्ट को हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। ऐसे सॉल्ट खाने से ग्वाटर नहीं होता, आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है। ग्वाटर एक डेफिशिएंसी डिजीज है। मिनरल्स क्या है? जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, जो हमारे खाने से हमें मिलती हैं, ये भी हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आयोडीन, दैट इज ऑल्सो मिनरल। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट, जो हमारे खाने में होते हैं जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ये डेफिशिएंसी डिजीज है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रफेज क्या है? वो जो फाइबर हैं, जो हमारे लिए कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देते, बट वो हमारे स्मूथ डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं रफेज, जो फाइबर। स्कर्वी, ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। और वाइटामिन तो आपको पता ही है, इस विटामिन ए अभी हमने पढ़ा है, बी1 पढ़ा है हमने, सी पढ़ा और डी पढ़ा। ए की वजह से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, बी1 की वजह से बेरी बेरी होता है, सी की वजह से स्कर्वी, और डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें विटामिन डी जो है वो हम सनलाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, मिलता है हमें सनलाइट से भी। ये सारे कुछ वर्ब्स हैं, जैसे एनालाइज करना है, कंपेयर करना है किसी चीज को, इन्फर, इंटरप्रेट, इन्वेस्टिगेट, ऑब्जर्व, प्रिडिक्शन एंड सर्वे। प्रिडिक्ट करना वो भी एक वर्ब है। अगर हम बोलते हैं प्रिडिक्ट मतलब आप अनुमान लगाओ, वर्ब है।
सर्वे करना, तो दीज आर वर्ब्स जो आपके टेक्स्ट में यूज किए गए हैं. नाउ द चैप्टर एंड्स एंड वी हैव कम टू द समरी पार्ट. पीपल अक्रॉस इंडिया ईट डाइवर्स टाइप ऑफ फूड. हम इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, कंटेनिंग वेरियस फूड कंपोनेंट, जिसमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट पाए जाते हैं. चॉइस ऑफ फूड में वेराई अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन रीजन. जो चॉइस है ना फूड की, वो क्यों वेराई करती है? क्योंकि फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन अलग अलग होता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस लोगों के अलग अलग होते हैं, कल्चर और ट्रेडिशन में अलग तरीके का खाना शुरू से खाया जाता आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से फूड की जो चॉइस है वो वेराई करती है. जो culinary practices हैं have changed over time. टाइम के साथ हमारी जो खाना बनाने की जो शैली है, विधि है, तरीके वो बदल गए हैं. There is a significant difference between traditional and modern methods of cooking food. जो ट्रेडिशनल तरीके से जो हम खाना बनाते थे पहले और अब जो हम मॉडर्न तरीके यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी. फूड हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी में अगर कुछ चोट वगैरह लग जाए उसको रिपेयर भी करता है, और डिजीज से भी हमें बचाता है. फूड एनर्जी देना, ग्रोथ को सपोर्ट करना, बॉडी को रिपेयर करना और डिजीज से हमें बचाना. द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. चार चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके साथ साथ fibers and waters. These are also important. Carbohydrates and fats are primary energy source. जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उनसे हमें मेनली एनर्जी मिलती है. While proteins are body building nutrients. प्रोटीन से क्या होती है? बॉडी बिल्डिंग होती है. Vitamins and minerals strengthen our body. Vitamins और minerals का काम है कि हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं. बैलेंस्ड डाइट क्या है? जो हमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट दे राइट क्वांटिटी में. ये नहीं कि फैट ही हम खाए जा रहे हो और प्रोटीन ना खा रहे हो, और एडिकेट रफेज और वाटर भी हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. एक ऐसा डाइट जिसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट राइट क्वांटिटी में हो, साथ साथ उसमें रफेज एंड वाटर भी ऐड हो. Deficiency of one or more nutrients in our diet for a long time can lead to deficiency disease and disorder. बहुत टाइम तक अगर हमारे डाइट में कुछ चीज मिसिंग है, हम उसको खा नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे डेफिशिएंसी हो जाती है. अगर हम बहुत टाइम से कोई चीज नहीं खा रहे हैं तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे शरीर में डिजीजेज या डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. Junk food are unhealthy as they contain high levels of sugar and fats but little protein, minerals, vitamins and dietary fiber. जंक फूड हमारे लिए इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इसमें शुगर और फैट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर बहुत कम होते हैं. तो हमें बैलेंस्ड डाइट वो प्रोवाइड नहीं करते, और जिसकी वजह से हम ओबेस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. Millets are known as nutri-cereals as they provide most of the nutrients required for normal functioning of our bodies. जो मिलेट्स है ना, वो उसको न्यूट्री सीरियल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं. दे कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. क्योंकि वो भारत के इंडिजिनस क्रॉप्स हैं, वो बहुत ही इजिली कल्टिवेट किए जा सकते हैं. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for our bodies but is also good for our environment and our planet. ऐसा फूड जो लोकली ग्रोन करते हैं और जो प्लांट बेस्ड है, अगर हम ऐसा खाना खाएं जो हमारे ही आसपास हमारी लोकेलिटी में पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं और प्लांट बेस्ड हैं, जितना पॉसिबल हो इतना अगर हम इस तरीके का खाना खाएंगे तो सिर्फ हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी बल्कि हमारा एनवायरनमेंट और प्लैनेट भी बहुत ही अच्छा रहेगा. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फूड आइटम फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड फूड माइल. फूड माइल क्या है? डिस्टेंस है. माइल तो पता ही है ना आपको, डिस्टेंस. तो फूड माइल एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस है जो एक फूड आइटम ट्रेवल करता है. कहाँ से? अपने प्रोडक्शन की जगह से कंज्यूमर तक आने में. प्रोडक्शन मतलब जैसे किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसको, तो फील्ड से कंज्यूमर तक आने में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड फूड माइल. वी मस्ट एम टू मिनिमाइज फूड माइल. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें जिससे फूड माइल मिनिमाइज हो सके, उससे हमारे पैसे भी बचेंगे और लोकल जो फार्मर्स हैं या लोकल जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट भी मिलेगा.
We should never waste food and only take as much as we can consume. हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना खाना हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, बस उतना ही खाना हमें अपने प्लेट में लेना चाहिए. अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं. इन एक्सरसाइजेस के बारे में हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.